भारतीय समाज की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे यहाँ पेट्रियार्की हम देखते हैं कि भारतीय समाज में वैदिक समाज से ही आया है। वैदिक समाज में कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह एक पुरुष ही करता है। जो घर के मुखिया हुआ करते थे वही पूरा डिसीजन लेते हैं। और भारतीय समाज में जाति जाति देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भारत में अब भी जैसे द्रविड़ हो गए, ऑस्ट्रोलाइड हो गए, मंगोलाइड हो गए, भूमध्य सागरीय हो गए, तो ऐसे ऐसे हमारे रेस पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जाति का एक जो भारतीय समाज है उसका यहाँ अंग भी हो गए कि बहुनस्ली यहाँ समाज है। और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, हमारे यहाँ पहले क्या था कि आज जैसे भारत है बहुधार्मिक समाज है। पहले जो शुरुआत में वैदिक से पहले थे कि यहाँ सब प्राकृतिक था कि हम जैसे जैसे लोग बढ़े उनको जिस बातों से डर लगा उसकी वो पूजा करने लगे। तो एक उनका धर्म हो गया। लेकिन जैसे ही वैद आया, ऋग वैदिक काल आया और इनका पूरा वैदिक काल, इसमें अब हम वैदिक देवता थे लेकिन इनके खुद के भी जो देवता थे वो आ गए। हमारे यहाँ धर्म आने लगा, धर्म में विविधता आ गई। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें रिजिडनेस आने लगा कि अब जो धर्म पहले प्राकृतिक हुआ करता था अब वहाँ कर्मकांड, मतलब जो हमारे रिचुअल हैं वह काफी कॉम्प्लेक्स कर दिए गए। यज्ञों की पूजा होने लगी, आहुति देने लगे, तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ। धीरे धीरे हमारा समाज आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही हम मौर्य काल के बाद, मौर्य यानी 300 बीसी के बाद भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे कुषाण, सिकंदर आए, यूरोपियन आए। तो इन लोगों से क्या हुआ कि हमारी जो समाज है इसमें दूसरे भी समाज के लोग आ गए हैं। तो हमारी एक सामाजिक दिखती है कि हम कंपोजिट हो जाते हैं कि हमारे यहाँ खुद की जो समाज है और उसी में विदेशी आ जाते हैं, उनको ही समाज में एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। और पहले महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी हुआ करती थी, जो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में कोई भी महिलाओं पे मतलब कि निर्योग्यता थोपी नहीं जाती थी। महिलाओं को इतना अधिकार था कि वह किसी भी चाहे अपनी बात रख सके, या अपने जो आज हम मैरिज करते हैं कि आज हम बगैर देखे दूल्हे से शादी नहीं करते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी और उनपे निर्भरताएं थोपी जाने लगी और ये समाज आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ा कि हम देखते हैं कि मौर्य आया, मौर्य के बाद कुषाण आते हैं, शक आते हैं, इनके बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल के बाद फिर हर्षवर्धन काल। यहाँ तक समाज ठीक ठाक चलता है। लेकिन हर्षवर्धन के बाद जो राजपूत काल है, राजपूत काल से लेके 700 से लेके 1200 बीसी, यह भारतीय समाज के लिए एक अंधकार की तरह था कि यह इतना रिजिडनेस हो गया कि समाज विशेष को, कि आज जैसे हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था 4 लोग थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण को समाज में विशेष अधिकार था और उसके सेकंड पोजीशन पे थे जो हमारे राजपूत या क्षत्रिय कहते हैं, और थर्ड पोजीशन पे थे कि वैश्य जो आज व्यवसायी लोग हैं, और फोर्थ पे शूद्र थे। लेकिन जो राजपूत काल में आते हैं हम, तो राजपूत काल में शूद्र पर बहुत सारे बंधन इन पे थोप दी जाती है कि यह सुबह यहाँ इनके विशेष कि यहाँ खान पान इनका विशेष होगा, कपड़ा एक इनका एक स्पेसिफिक बना दिया कि आप यही कपड़ा पहनोगे, यही खाना खाओगे, ऐसा वस्त्र जो अब उच्च जाति लोग पहनती वह आप नहीं पहनोगे, ऐसा खाना, ऐसा भोजन जो उच्च जाति लोग होते वह नहीं करते, आप रात्रि में चलोगे, दिन में आप नहीं चल सकते हैं। तो यह कम्प्लेक्सिटी आ गई और अब समाज हमारा जो सोसाइटी है वो डोमिनेंसी का हो गया कि अपर कास्ट का डोमिनेंस लोअर कास्ट का हो गया। ऐसे समाज आगे बढ़ता है कि देखते हैं कि मिड एज में आता है कि मुस्लिमों का भारत में प्रवेश होता है। मुस्लिम थे जो कि एकेश्वरवाद यानी एक देवता को मानते थे, वह उनके देवता अलग थे। हमारे यहाँ बहु देवता थे, बहुत सारे देवता थे। तो अब क्या हुआ कि एक जो हमारा समाज कि इससे पहले कुषाण आए, शक आए, इनको अपने में ही एडजस्ट कर लिया गया। लेकिन चूंकि मुस्लिम एक अलग समाज था, उनका एक अलग एक देवता थी और वह समानता आधारित समाज था। हमारे यहाँ समानता नहीं था, हमारे यहाँ हायरार्की था कि कोई समाज में सबसे ऊपर है, फिर नीचे है, फिर नीचे, शूद्र सबसे लास्ट पे है। तो इसलिए जो मुस्लिम धर्म है वह एक अलग धर्म रह गया।
और जब हम सल्तनत काल के बाद मुगल काल में जाते हैं तो यह धर्म भारतीय समाज का भी हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मुगल कभी भी अपने आप को विदेशी नहीं समझे और भारत का ही अंग अपने आप को मान के चले कि भारत हमारा है। तो भारतीय समाज में अब मुस्लिम समाज का भी प्रवेश हो गया और समाज हमारा और कम्प्लेक्स हो गया। ऐसे जैसे मुगल काल के बाद चलते हैं, आते हैं ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, वह अंग्रेज अपने आप को सुप्रियोरिटी समझते थे कि हमारी जो उनके रेस हैं, वह नस्ल, उनकी जात वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो भारतीय समाज है, वह भारतीय समाज को है दृष्टि से वह सोचते थे कि यह उनके लिए अच्छी नहीं है, वो अपने आप को सेपरेट रखें। तो अब क्या हुआ कि भारतीय समाज के एक जो हमारे इनफीरियरिटी आ गई थी कि हमारा समाज माना जाने लगा कि यह दोषों से ग्रसित हैं, जैसे कि महिलाओं को अधिकार नहीं, शूद्रों को अधिकार नहीं, बहन बहन इनके काफी जो भी हैं लोग हैं, इनके क्राइटेरिया काफी लो हैं। तो ब्रिटिश समाज ने काफी सुधार करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने सती प्रथा, हमारे यहाँ जो एक कुप्रथा थी, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था उनके पति के मृत्यु के बाद। तो अब सती प्रथा पे 1829 में एक्ट लाया जाता है। हमारे यहाँ दास प्रथा थी कि जो भी युद्ध में पहले जो युद्ध की जाती थी, तो युद्ध में जो भी युद्धबंदी होते थे, चाहे राजा और उनके प्रजाजन, उनको हम लोग दास बना लेते थे। यह यूरोपीय जो दास होते थे उनसे अलग है। हमारे यहाँ थोड़ा उनसे, उनके जो यूरोपीय दास हुआ करते उनकी अपेक्षा सम्मान दिया जाता था। तो अब क्या हुआ कि कई सारे प्रयास किए गए, तो भारतीयों को लगा कि नहीं, लग रहा है भारतीयों को लगा कि यह यूरोपीकरण या भारतीय समाज का यूरोपीकरण किया जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने प्रयास किया कि हम खुद सुधार करें और भारत में एक अलग सा आंदोलन, जिसे आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में सोशल रियलिज्म जो हमारा रिवोल्यूशन होता है, यहाँ पे क्रांति चलती है और कई सारे सोसाइटी जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज और द्रव ऐसे ही लिंगायत, तो कई सारे समाज आते हैं। इन्होंने भारतीय समाज में सुधार का प्रयास किया और भारत में एक इक्वलिटी की, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल राइट हो, और जो अभी हमारा जो रिचुअल था, रिचुअल में सुधार करने का प्रयास किया गया। और एक धर्म, धर्म को अब पहले जो आडंबर था, बलि प्रथा था, पुरोहितवाद, उनपे कुठाराघात किया गया और समता आधारित समाज की स्थापना का प्रयास किया गया। और यह समाज हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं, हमारे यहाँ एक संविधान आ जाता है, भारत का संविधान। भारतीय समाज ने हमारे सोसाइटी को एक मोड़ दिया। हेलो जी। हाँ आई भी सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली अपने पास टाइम लिमिट भी है, तो 1947 के बाद क्या सिनेरियो रहा इसके बाद आपके पास आएंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू गो टू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर अपन धन्यवाद है ना। सो नाउ आई वुड लाइक टू गो टू गणेश भाई। गनी भाई, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इंद्र बहादुर सर सेड recently. Yes, I can understand it. Yeah, few it's of them very points. good. Yeah, I understood each and every word. Oh, nice, everybody. So now I would like to request Gani bhai, please tell us something about the Indian society and how Indian society is different from the rest of the world. So please go ahead. Yeah, as Indra ji said, so most of the points are quite relevant, and the subject which I have also similar to that, but still I share my views. Yeah, sure. So as in India, like once Aryans entered into our country, so we have like two cultures, two types of culture started. South side is Dravidian culture and the north side is Aryan culture. And initially Dravidians has no contact with Aryans and Aryans have no contact with the Dravidians. But slowly, like in the process of agriculture and pastoral, like cows and all these things, so they started migrating to the south side, and similarly south people started migrating to the north side, like mostly river side, like Indus River, Ganga River, Brahmaputra River. These are the places we can see, like most of the civilizations have developed, especially Indus Valley civilization. So after that, comparatively this Dravidian lifestyle is bit different and bit rigid compared to Aryans, because Aryans came from outside and they have already their homogeneous lifestyle and their own beliefs.
and they came to our country and they tried to introduce their practices in our country. So in this process, what happened? This Dravidian culture has got somewhat mixed with the Aryan culture. So this way, cultural assimilation has happened. Yeah. And after that, after certain days, society concept got emerged, and kind of Vedic period. So in the Vedic period, those kind of great persons, the so-called persons in the great person in the society, they wanted to maintain one discipline in the society. For that, they have designed one plan. So the plan is like, in society, they can't understand who is doing which work. So for example, if you take a company, for example, let's say if you take a bank nowadays, there is one cashier and one peon, one clerk and one manager. Like that, there are segregations. There are segregation, and we'll come to know easily who is doing which work, so that there won't be any disturbance. But whereas in our country, those days, there was no rigid pattern in the work, and who is doing agriculture, who is doing clothes, and who is doing pots. Sometimes everybody doing same work, sometimes nobody is doing the work. So in this situation, there is some insufficiency for the goods and services. Then those people thought, okay, it's better to introduce one discipline. So they started dividing the work, yeah, you are the person, you need to pray to God, and other person, you need to wash the clothes. And they gave job to another person, you need to stick the chapels, and other person, you will do teaching. So like that, they diversified the work. So here, so far, there is no word called caste at all. Simply they diversified the work. So in India, we have diversification of work initially. There were no diversity in cultures, no diversity in any type of diversity, major diversity you cannot see. Only in work wise you can see the diversity. So later on, when the times are emerging, so far this Vedic period, everybody is disciplined, everybody is sticking to their work, and there were no differences. For example, you are a Brahmin person, or else you are a Kshatriya, or else you might be doing a Kshudra related persons, you're doing a service washing clothes of Rajas and peoples. There were no segregation. Brahmin is equal to washerman, and washerman is equal to cobbler who doing the chapels. So there was no inequality between those people. But later, after 500 years, when Vedic culture has finished, then later Vedic period has started. So as time passes by and generations passed by, around 4 to 5 generations have changed. And those are the people who started this kind of cultural discipline. They were no more, and their great grandsons came. The Brahmin initially who started that culture, he was very friendly to the washerman. But now that Brahmin's great grandson came, but he was not at all friendly to that washerman, because in this last 3-4 generations, he has seen the higher position in the society, and he grown up by looking at the washerman as the lower person. So in this way, this subcaste, lower caste, middle caste, even there is no caste type, word is not there. Strata, middle level people, upper level people, this kind of ideology slowly entered into their brains. And after that, what happened? The similar to nowadays politicians, once you get into the power, or once you got the higher position, you like to sustain that, you like to keep that position. So in that situation, those higher people Brahmins and Kshatriyas, whoever enjoying that higher position, they wanted to keep secure that higher position. Then they started making the stories for the Shudras, and they are giving justification why you better being a Shudra, why you better being a normal Vaishya. These kind of stratification they have given. Even those days, some people from the lower strata, they started revolution. Then these guys have given cultural justification. A Brahmin means he is the head of the god, and a Kshatriya means he's a very strong person, so that he is the shoulder of the god. And after that, Vaishya means he roams around the country and out of the country for the business, and he sells our goods outside, and he bring the goods which we don't have here. So Vaishya is the thighs of the god. Kshudra, you are the feet of the god.
So they have given one justification so that people cannot do revolution. So in this way they have fixed this caste system. Slowly, actually, it is diversify. Our culture has diversified in case of work, but slowly it has changed into that work has given them identity. Work has given them caste identity. So the work culture changed into caste culture, and it is going on. So later on, a lot of invasions happen. Like Indra Karanji said, Mauryas, Guptas, after that Afghanistani people, Turkish people, after that Mughals. These days passes by. Later on, British era entered. First Portuguese came, then Dutch, then English people. After that, French finally, around 1607, like that. And these people also brought some kind of cultural assimilation, whatever the culture they are practicing, and they try to introduce here. And in the name of their business and all these things, they try to use our loopholes in the culture, because within our culture itself we have problems and we have fightings. So for their better business, and they started using our loopholes for their betterment, for their better business. So again that caste system became rigid, and at the same time the bigger strata of the people in our society, they are also not allowing the lower people to come up. So this way caste system got fixed in our society. And coming to the independence era, then there are so many leaders who taught about the people caste and all these things, inequalities. And mainly we can say Gandhi and Ambedkar ji, these kind of things. Gandhi has understood whole Indian society, and somewhat he thought that this caste system is giving stability to the nation, because stability means, the way he understood is, one person is doing puja to the god, and other person is teaching, and other person is washing clothes. This means there is systematic discipline in the society. Even if a person, a father dies, son is doing the same thing, and a son is getting trained by father since his childhood, so that no need to give training to him. In other country, if a person wants to do a job, he has to go to a place and he has to do a training. But whereas in India, it's a natural training. So he understood that this caste system is giving stability to the country. He thought, okay, let us continue this kind of system, but there are inequalities. He thought, okay, we need to lower the inequalities. Then Ambedkar said, okay, now Ambedkar's view, what he said, okay, you are talking about stability, but whereas stability is, caste system is giving stability to the nation at the cost of exploitation of others. There is a lot of inequality. So for that, if you think about the stability only, then we need to remove the inequality. But removing the inequality is not a simple thing. So for that, he said, okay, we'll completely remove the caste system. So for that, we all know that they introduced the reservations and all these things. But later on, what happened? Now, most of the times, we will be a bit sympathetic to the lower caste. But a new trend emerged after the 10-15 years of independence. People like to be in their caste, and they want their brand name, Jats, and we are Sikhs, we are Reddy. If you look at the South India, something like that, or if you see Gujarat, this kind of place, Patel, and they are people themselves, they want to attach to that the caste image. Even the lower caste people also, they wanted to stick to that caste system. So what's happening here? The caste, instead of removing the inequalities, it is giving the new kind of identity. Means they wanted to be identified by the caste. So in this scenario, what politicians has thought, for their position to be secured, what caste people thought and what politicians thought, these both got has matched one point. As they thought, we need politics to our caste to be identified, so that whole nation knows, so we are the higher caste people. Similarly, politics people thought that, okay, we need the caste to get the power, to enter into the position power. So in this manner, we are not allowing caste to die.
So somebody is giving fuel. Sometimes we are giving the fuel, like persons in the caste giving the fuel, the caste to like live. Sometimes the politicians or other people, they are giving the fuel. So in that reason, the caste system is not dying. So now we'll cut short, and we'll come to how this is affecting our modern students and families and all these things. So if we, since our generations have started in India, there were not much change in the people thought. But since last 10-15 years, last 20 years, there was tremendous change. Once this globalization, privatization, everything happened, whole globe became one, and we easily come to know what's happening in USA, and US people can, so that if we see any best practices in USA, UK, or New Zealand, whatever the other countries, and we are trying to copy them. Similarly, they are trying to copy from us, yoga, they are copying from us, and we are copying them this modern kind of lifestyle from them. So these kind of things happen. But the problem is mainly these modern youth, especially, Yeah. these people are facing the problem in between this cultural old India and the new modern India, because family wise, parents, grandparents, they're completely stick to their principles, because in a village or in a city, that caste is locked in the village. But caste is not completely, caste is has traveled out of the village. Actually, village is housing, caste is housing the village, but caste also traveled around the country. So our beliefs and our respect, parents and grandparents, they grown up in the society, they are looking from the society. So society, same caste people, they'll expect certain kind of image according to their principles of the caste. So problem comes for the modern student. Modern guy, he has seen the free world, how US people and UK people are living. He wanted to live that world, because to go forward, because in some ways this culture, religion, these things restricts the persons from living the free life, whatever our constitution is giving free rights. Sometimes this religion, caste, all these things, morely I'm stressing about the caste, because caste plays a key role in all the every behavior of the person. So that's the reason I'm stressing on the caste. So this modern person is facing problem in between these two. Should I go completely modern, or should I stick to my ancestral things? So what I feel, that modern person selectively should follow the caste. Same like already we are following, when we wanted to wear a dress or something, like in a birthday parties or anything, we like to do in the way how other countries or people are doing. Still some people are doing traditional ways, celebrating birthdays and all these things, just I'm taking example. But when it comes to a marriage, and we like to get married only from the same community, so we are become selectively what do you say, selectively cultural. So if we want, if our country to be sustained with the cultural identity, we can follow these steps. And if we think we need to change it further, and because growth is optional, so we have to the human evolution itself is a progressiveness. Human is not same as a million years ago. Now human has changed, so cultures has to be changed. There is nothing wrong from my point. So respecting the old traditions and imbibing the new traditions is the best way to go forward. So I'll conclude here, I think. Thank you. एक्सीलेंट गने भैया, एक्सीलेंट। थैंक यू buddy. विजय भैया आपका माइक बंद है, बाकली भैया माइक बंद है आपका। Okay. Okay, so
thank you, Gani bhai. I think you didn't listen me. So thank you so much for sharing your view. It's really nice to hear your view so that everyone can get benefited. Yeah. So now I would like to go to Mr. Sham. Sham, would you like to say something about Indian society and caste system or the hierarchy or Kotra and whatever you want to say, so that we can get the idea? No, okay. Brother, the thing is that I am totally new about it, and I didn't, study anything about the Indian study. If I have studied in my early education, so I didn't remember anything at all. Since completing my engineering, and I involved in banking sector, so I don't know anything. Actually, I'm focusing only to listening to all the dignitaries. Okay, fine, fine, Okay, no problem. so sorry from my side. It's all right. It's all right, bro. It's all right. Yeah. So now, Okay, bro. चेतन Thank यादव, चेतन यादव अपना विचार व्यक्त अगर करना चाहे तो आपका स्वागत है. नहीं, आज तो दरअसल क्या मैं बस सुनने के लिए ही आया हूँ. आज मेरे जो बड़े भाई हो इनको मैं जरा सुनना चाहता हूँ. क्या है कि नॉलेज तो लेना है भी जरा. अच्छा अच्छा, चलिए. तो हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. सभी अपने अपने जो दे रहे जो अच्छा लग रहा है सुने. Okay, nice, nice. So now, yeah, who is left? Yeah, Vishal, can you hear me? Vishal, आप सुन सकते हो मुझे? विशाल, अपना माइक ऑन कीजिए पहले और वीडियो ऑन कीजिए आप. हाँ, या प्लीज आप वीडियो ऑन कीजिए और माइक ऑन कीजिए, और आपको अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज गो अहेड. हम आपका व्यू सुनने के लिए है यहाँ पर आज. विशाल, नो विशाल. हेलो. या विशाल. हाँ, आवाज आ पा रही है क्या? हाँ, आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल. तो या प्लीज गो अहेड. एक्चुअली क्या अगर काफी है तो ये क्या है कि आवाज वॉइस आ रही है, कभी नहीं आ पा रही है. No, actually यार here is a network very low. अरे यार क्या हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है इनके इधर. विशाल के इधर ये विशाल एक्चुअली ये अपने कंपनी साइट पे रह रहा है, तो यहाँ नेटवर्क इशू बहुत होता है इसके यहाँ पे. विशाल सुनो तुम, सुनो. बकली भैया आगे बढ़ते हैं. विशाल सुनो. विजेश माइक ऑन कर. विजेश. बकली भैया हेलो. या ओके फाइन. ये विशाल का नेटवर्क इशू हो रहा है भैया. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो सौरभ आप कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ भी आप कहना चाहेंगे? अभी कहना हो तो कीजिए. इसका सुनना है आपको भी. ये गैलेक्सी G7 2016 गैलेक्सी टाइम देखो रे रन हो रहा है. प्लीज आप रिज्वाइन कर लीजिएगा डबल से. ये 10 मिनट में हो जाएगा. एनीवे, सो अपन अभी आगे अहेड करते हैं. सो इंद्र बहादुर सर, आप बताइए कि जो अपना वर्ण सिस्टम है और कास्ट सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आप हमें बताइए कि ये वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम में डिफरेंस क्या है, और ये मतलब कहाँ क्यों इमर्ज हुआ, मतलब, और आज भी अपनी सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट करता है कास्टिज्म, क्योंकि हर चीज में अपन देखते हैं. तो आपको क्या लगता है? देखिए विजय से, जैसे अभी गणेश भाई साहब बता रहे थे आपको कि जो एवोल्यूशन है, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण सिस्टम देखते हैं कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल को 10 मंडल में बांटा गया है. उनका जो 10वां मंडल है वह कहता है कि ये एक विशाल पुरुष की उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो विशाल हमारा जो जायंट मैन है, उसके सर से ब्राह्मण निकले और भुजा से आपके क्षत्रिय, और उनके जो वैश्य हैं इनके उदर से निकले, और इनके पांव बताया गया कि यहाँ पांव से इनके शूद्र निकले.
और जैसे गणेश भाई साहब ने उसको डिस्क्राइब किया था कि इनका जो हमारा जो वर्ण सिस्टम है, इन्होंने इसको पहले कास्ट के आधार पे, जहाँ कि पहले वर्ण के आधार पे था कि हमारे जो 4 वर्ण हैं और उनपे आप काम, जो उनका वर्क डिवीजन है, कि काम के आधार पे उनको बांट दिया गया कि आप ये काम करेंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका वेद अध्ययन होगा, पढ़ाना होगा। अगर आप क्षत्रिय हैं, आपका काम है कि आप युद्ध लड़ेंगे और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। अगर आप वैश्य हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चौथे वर्ण में आते हैं या शूद्र हैं, तो आपको अपने तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन दोनों की सेवा करेगा। जैसे गिरीश जी ने बताया था कि वह इनकी सेवा करते थे। तो यह जो वर्ण सिस्टम अभी ऋग्वैदिक काल में था, इसमें यह था कि कोई भी अगर आर्थिक उन्नति कर लेता है तो वह अपना वर्ण छोड़ के, मतलब अगर शूद्र, अगर संपत्ति अगर ठीक ठाक हो जाता है तो वह, अगर उस पर ज्ञान आ जाता है तो ब्राह्मण में जा सकता था। जैसे एक जगह ऋग्वैदिक में ही एक जगह उल्लेख मिलता है, वह एक कवि कहता है कि मैं एक कवि हूँ और मेरी माँ आटा पीसती है, मेरे पिता पुरोहित हैं। तो मतलब यह बताता है कि एक ही घर में कई सारे पेशा के लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यह था कि कोई भी हो, जो जैसे गणेश जी ने अभी आपको बताया था कि जैसे लेटर पीरियड में आते हैं तो उसको अब जाति आधारित कर दिया गया। जो जो वर्ण में अभी काम आधारित था, अब उसी को जाति, रिजिडनेस आ गया कि अगर आप शूद्र हैं, आप कितने भी बुद्धिमान हैं या आप धन अर्जित कर लेते हैं, लेकिन आप समाज के चौथे वर्ण में ही रहेंगे। यह था वर्ण। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यह हुआ कि नए नए, जैसे आपने देखा कि 326 में यूरोपीय लोग आते हैं जिनमें आपका सिकंदर हैं, उससे पहले दारा फर्स्ट आते हैं या डेरियस जिसे आप कहते हैं, उसके बाद कुषाण। तो इससे क्या हुआ कि अपने समाज को बचाने के लिए उनमें रिजिडनेस लाया गया। अब उन्हें उसी समाज में कि जैसे ब्राह्मण हैं तो सोसाइटी और कम्प्लेक्स हो रही थी। अब कहा गया कि अब इनमें जो ब्राह्मण एक अभी वर्ण है, अब उसी को जाति में, जैसे कानिपक्ष ब्राह्मण हो गया, जमुनापारी ब्राह्मण हो गया, कोंकण ब्राह्मण हो गए। तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही अगर आप जैसे कि जब हम 6th BC में कायस्थ का आते हैं, कायस्थ में कि अब कायस्थ एक जाति है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं उपजाति में बदल जाती है कि आज नागर हो गए, श्रीवास्तव हो गए। तो यह सब उसी की उपजाति हैं। तो यह इनका वर्ग जो है वो बांट दिया। इतना सोसाइटी जैसे जैसे कम्प्लेक्स होती गई, उससे ही इसको जात उपजातियों में बांटा गया। ठीक है, जैसे Okay, IB sir. Thank you so much. So again, now I would like, yeah, I think Gani bhai, are you getting what he's saying? Yes, buddy, I can understand. Okay, nice. It's very good explanation. Yeah. Thank you. Yeah. So now, Gani bhai, I would like to know from your side that we talk about the always Indian societies like joint society or joint family, and if you talk about the global society, let's say United Kingdom society or USA society, so they are individual society in the nature, right? So how you see these two aspects of the families in the context of the global as well as the Indian context? Yeah. So if we look at the starting days of the human relations, nobody is together. Everybody is nomadic. If you look at the Indian side, Asia side, and Europe side, Africa side, people were living like nomadic. No person has relation with other person. Only for the sake of security, they formed as a groups. Like one person joined with other person, and the 2 person joined with 4 persons, so that they emerge as a team. So that if anybody attacks on them, these 10 people
Yeah, Yeah. go ahead. Yeah, these groups has formed only security purpose. If somebody attack on me, so with the help of my team I can attack the other team. So like that, this group concept has emerged. So but with mind wise, the person is itself individual. So why the global other countries people are still they are living individual, why our Indian people are living in a family system? Here what's happening, around 2500 around 3000 years ago, comparatively our Indians are more modern in those days itself, because then our ancestors thought we need certain discipline, so they brought all the individual things together, they bonded all the people for the society progressiveness. Whereas those days when our people are writing Vedas and when our people are like worshipping the god and all these things, those European people are still they are living nomadic life, even they don't know basic human values. And whereas our people, we already has created one discipline in the society, family system, work and everything. So our system has is keep on following that system, and with time now we started disintegrating from the family system. And those people, they were the same people as earlier, their individuality is continuing still, because those days also they were not like a family. And when we are forming as a family, they were not that wise enough to make us to make themselves as family and as a society. So after that, this industrial evolution, like in the industrial revolution and some kind of progressiveness came into their society. Simply they ran after the individualness and money, capitalism and all these things, but they never looked at the family system, because they thought without family system also society can get progress, because if one person do some invention, still progress, society will get progress. So for that they don't find the need to society become as a family oriented system. But whereas Indian society, we always try to keep the restrictions so that discipline will be maintained. Even if we look at the school, a teacher keeps some like discipline restrictions on the students so that they'll be disciplined. Whereas in other country there were no certain kind of rules. Even if we see our country, we have a constitution, a written constitution, means we have set of rules for the to track the discipline in the society. But whereas those people, most of the countries, like they don't have a constitution, unwritten constitution. Yeah, Still here I would people like are to free request free all of you, please join कर लीजिएगा, 1 मिनट बाद लेफ्ट होने वाला है, so please rejoin कर लीजिएगा. Yeah, Gani bhai, please go ahead. Sorry for interruption. Yeah. It's okay. Yeah. So what I would like to say here, even our Indian society, because we are binding with set of principles, but sooner or later we also in the path of like disintegration, because you cannot keep the people all the time as a bundle. Because when the person thinks like yes, I have a complete freedom, why should I live within the limits of the society, within the limits of the family, then he tries to live like a free bird. So we are also in the path of like their cultures, because once we were like that. Yeah. So Okay, this is yeah. all, yeah.